नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन मतलब टोटल लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई रियायत, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि समस्त गतिविधियों में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 की बैठक की, जिसमें लॉकडाउन की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम योगी ने कहा, लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, इसमें रियायत बिल्कुल नहीं होगी। समस्त गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न का अभाव ना हो। सीएम योगी ने कहा कि जांच कार्य में तेजी लाने के लिए अधिक से अधिक मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग कराई जाए। जांच प्रयोगशालाओं के उपकरणों को दुरुस्त रखा जाए। सप्लाई चेन में लगे सभी लोगों की जांच सुनिश्चित हो। टेस्टिंग क्षमता की व्यवस्था और बढ़ाई जाए। कोविड-19 फंड से सभी जनपदों में टेस्टिंग व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। सुरक्षा उपकरणों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अब प्रभावित जनपदों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन कराया जाए। रमजान में सहरी और इफ्तार के समय किसी भी प्रकार से भीड़ एकत्र न होने पाए। साथ ही सीएम योगी ने आदेश दिया था कि मंडी के बाहर भी गेहूं खरीदा जाए ताकि मंडियों में भीड़ ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 के कहर के बीच अच्छी खबर, भारत के 3 राज्य हुए कोरोना फ्री। इन 5 राज्य यूटीएस में नहीं पहुंचा एक भी केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही हैं। देश में कुल 32 राज्यों में से 3 राज्य कोरोना वायरस मुक्त हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा राज्य में कोरोना के मामले आए, लेकिन अब एक भी पॉजिटिव केस इस राज्य में नहीं है। कोरोना के मरीज इन राज्यों से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 5 ऐसे भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें अभी तक एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं। नागालैंड, सिक्किम, दमनदीव, दादर एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप में कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया है। अन्य राज्यों की बात करें तो 7 राज्यों से करीब 79% मामले कोरोना के हैं, जबकि सबसे ज्यादा मामलों वाले 3 राज्यों से करीब 48% मामले हैं। 7 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों में आंकड़ा 4 डिजिट में यानी 1000 से ज्यादा है। इन 7 राज्यों में ही 78.84% मामले आए हैं। 7 राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर गुजरात और फिर दिल्ली का नंबर है। 48.17% मामले केवल महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर भारत में लगातार जारी है। लॉकडाउन के बावजूद इसके मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 21,000 पार कर गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 18 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी, आंधी तूफान के साथ हो सकती है बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में अगले 4 दिनों तक के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि बिहार के उत्तरी हिस्से में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होगी, जबकि दक्षिण हिस्से में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार की सुबह से राज्य के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में साइक्लोन सर्किल का क्षेत्र पिछले 1 सप्ताह से बना हुआ है। इसका प्रभाव बिहार के मध्य और उत्तरी हिस्सों में पड़ रहा है। इससे 26 अप्रैल तक बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, उत्तर मध्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली सहित 7 जिले और उत्तर पूर्वी बिहार के पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, सहरसा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही राजधानी पटना सहित दूसरे जिलों में 23 से 26 अप्रैल तक मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार को पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन रेलवेज, लॉकडाउन के बाद ट्रेनों के संचालन पर मंथन, शताब्दी जैसी ट्रेनों में मिलेगा सिर्फ पानी।
जी हां दोस्तों, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस के साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को खाना अपने साथ लाना पड़ सकता है। रेलवे इन ट्रेनों में केवल सादे पानी की ही आपूर्ति करेगा। इस दौरान शताब्दी और तेजस जैसी ट्रेनों में शारीरिक दूरी का पालन एयरलाइंस की तर्ज पर होगा। एक चेयर कार की सीट के पीछे दूसरे यात्री को बैठाया जाएगा। बुधवार को रेलवे बोर्ड में लॉकडाउन के बाद कुछ चुनिंदा रूटों पर ही सीमित संख्या में ट्रेनों को चलाने की गाइड बनाने पर मंथन किया गया। जनरल और स्लीपर क्लास की ट्रेनों की बोगियों में तो शारीरिक दूरी के लिए वोटिंग लिस्ट और मिडिल कंफर्म सीटों को हटाने की योजना बन गई है। हालांकि इसके निर्देश अब तक जोनल मुख्यालयों को जारी नहीं हुए हैं। एसी क्लास बोगियों के शीशे भी हटाए जा सकते हैं। वहीं सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस के चलते एसी क्लास के सफर को लेकर है। रेलवे बोर्ड के सीनियर अधिकारी के मुताबिक एसी क्लास बोगियों में सेंट्रल एसी होती है। ऐसे में इस एसी को नहीं चलाया जा सकता है। दुविधा इसे लेकर भी है कि बिना एसी के पूरी तरह बंद बोगी में यात्री घुटन और भीषण तपिश में सफर भी नहीं कर पाएंगे। मई में ही तापमान 44 डिग्री के करीब होगा। ऐसे में एसी क्लास बोगियों के शीशे भी हटाए जा सकते हैं, यानी ट्रेन नॉन एसी हो सकती है। ऐसे स्थिति में किराए का अंतराल वापस कर दिया जाएगा। खाना ना देने पर फिलहाल विचार चल रहा है। तेजस को लॉकडाउन हटने के बाद एयरलाइंस की तर्ज पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए चलाया जा सकता है। इस ट्रेन में सतर्कता के तहत पानी यात्रियों को दिया जा सकता है। खाना ना देने पर फिलहाल विचार चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोहल्ले की दुकान से ऑनलाइन शॉपिंग, जल्द लॉन्च होगा पोर्टल ई लाला। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन की वजह से कारोबार में आई भारी गिरावट को देखते हुए देश के छोटे दुकानदारों ने अपना ई कॉमर्स पोर्टल जल्द लॉन्च करने का फैसला किया है। यह फैसला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच डील का लक्ष्य भी देश के करोड़ों छोटे दुकानदारों को जोड़ना है। ई लाला नाम के इस पोर्टल से लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन इसके बाद इससे सभी तरह के सामान की आपूर्ति होगी। गौरतलब है कि देश में पहले से ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले पोर्टल से ग्रोसरी और अन्य सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होती है। बुधवार को देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस समूह के जियो प्लेटफॉर्म्स और दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी फेसबुक के बीच एक डील हुई है। इसके तहत फेसबुक ने जियो में करीब 10% हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया है। इन दोनों कंपनियों का लक्ष्य भी देश के करोड़ों छोटे दुकानदारों तक पहुंच बनाना और व्हाट्सएप के माध्यम से दुकानदारी को बढ़ावा देना है। खुदरा दुकानदारों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक पदाधिकारी ने दावा किया है कि यह पोर्टल 1-2 दिन में ही लॉन्च किया जा सकता है। इस संगठन से करीब 7 करोड़ दुकानदार और 40,000 ट्रेड एसोसिएशन जुड़े हैं। संगठन का कहना है कि लॉकडाउन के बीच ग्राहकों को उनके पास के स्टोर से घर तक सामान पहुंचाया जा सके, इसके लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी की एक और अहम बैठक, 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सहमति दी थी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की पहली बैठक 2 अप्रैल को हुई थी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की थी। इस दौरान कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन और मौजूदा हालात पर बात की गई थी। अब ये तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मसले पर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य कर्मियों से की मारपीट तो होगी 7 साल तक की जेल, केंद्र सरकार का अध्यादेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल की सजा होगी। वहीं गंभीर हमले पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन पर 50,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का भी नियम बनाया गया है।
जावड़ेकर ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इसमें उनको पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध गैर जमानती होगा। यह संज्ञान लेकर 30 दिन में इसकी जांच पूरी होगी। सीनियर लेवल का इंस्पेक्टर मामले की जांच करेगा। जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख तक का बीमा भी होगा। इसके अलावा संपत्ति के नुकसान पर 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनधन योजना के तहत खुलवाना है खाता, जाने कैसे बिना बैंक जाए भी आसानी से हो सकता है यह काम। जी हां दोस्तों, देश के गरीब तबके के लोगों को भी बैंक सेवाओं से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई जनधन योजना के तहत अब तक 38.12 करोड़ खाते खुल चुके हैं। हाल ही में सरकार की ओर से लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों की महिलाओं के करीब 19.6 करोड़ खातों में 500 रुपए की राशि भेजी गई है। अप्रैल के अलावा मई और जून के महीने में भी महिलाओं के खाते में सरकार की ओर से यह रकम ट्रांसफर की जानी है। सरकारी योजनाओं की राशि के लिए जनधन खाते बेहद अहम हैं, क्योंकि सब्सिडी के लिए सरकार इन्हें ही प्राथमिकता देती है। जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए आप बैंक जाने की बजाय बैंक मित्र से भी संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा उन इलाकों के लिए दी गई है जहां बैंकिंग सेवाओं का अभाव है। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट से जनधन योजना के खाते को खुलवाने के लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को भरना होगा और अपने पहचान एवं पते के प्रमाण के दस्तावेज संलग्न करने होंगे। फिर यह फॉर्म और दस्तावेज लेकर आप बैंक मित्र के जरिए खाता खुलवा सकते हैं। बैंक मित्र के जरिए ही दस्तावेजों और पात्रता के वेरिफिकेशन के बाद खाता खुल सकता है। यही नहीं, बैंक मित्र के जरिए आप पैसे की निकासी भी कर सकते हैं और राशि जमा भी की जा सकती है। यही नहीं, बैंक खाते की मिनी स्टेटमेंट निकलवाने से लेकर अपनी पेमेंट की स्लिप भी हासिल कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, चीन, पाक, म्यांमार, बांग्लादेश सीमा पर खुले आरएसएस के राहत कैंप, 3 करोड़ लोगों को मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन, सारा देश आज वैश्विक संकट कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौती का सामना करने में जुटा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी समाज के साथ मिलकर अपना योगदान दे रहे हैं। पूरे देश में संघ के 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता 3.10 करोड़ लोगों को भोजन कराने के साथ साथ 38 लाख से अधिक परिवारों में कच्चा राशन पहुंचाने का काम कर चुके हैं। म्यांमार व बांग्लादेश सीमा से लेकर पाकिस्तान सीमा व जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक संघ की ओर से 46,000 से अधिक राहत कैंप खोले गए हैं। धर्म व जाति का बिना कोई भेद किए लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। हर राज्य में दूसरे राज्यों के फंसे मजदूरों के भोजन पानी का ध्यान रख रहे हैं। 26 लाख से अधिक मास्क बांटने के साथ साथ 15,60,000 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का भी काम किया है। राष्ट्रीय सेवा भारती के महामंत्री श्रवण कुमार ने बातचीत में कहा कि इस राहत कार्य में पूरे देश में सेवा भारती का कार्यकर्ता भी लगे हैं। पूरे देश में जरूरत के अनुसार राहत कैंप चलता रहेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।